हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13.7 से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ कैपिटल T years. How long will it take the activity to reduce to 3.125% and B 1% of its initial value, original value. ओके, तो सबसे पहले A का सॉल्यूशन करते हैं। समझो, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू आर नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू स्मॉल टी। ठीक है, अब R की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे R की जगह पे लिखना है आर नॉट इंटू 3.125% है, इसलिए डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया 100। यहाँ पे आर नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी। आर नॉट कैंसल आउट। अगर ये पार्ट में इधर लेके आऊँ तो ये 1 जाएगा, और उसको ऊपर लेके जाऊँ तो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनेगा ई टू पावर लेमडा इंटू टी। सेम वे ये 100 इस तरफ ऊपर जाएगा और 3.125 नीचे आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 32। अब देखो, दोनों तरफ में ln ले लूँ तो ln ले रहा हूँ तो लेमडा इंटू टी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू बचेगा ln e। पता है ना, लॉग में पावर जो होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम वे यहाँ पे मैं ln 2 टू पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 32 का मतलब क्या रहेगा, 2 टू पावर 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स करोगे तो आपको 32 आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ln 2 की वैल्यू पता है। क्या है वो वैल्यू, 0.693, और 5 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लेमडा की जगह पे मैं रख सकता हूँ 0.693 डिवाइड बाई τ1/2, ये तो फॉर्मूला है। टी ln e की वैल्यू 1, 5 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे बचा ln 2। अब देखो, 0.693 डिवाइड बाई τ1/2 जो है वो हमें दिया हुआ है कैपिटल T ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने रख दिया कैपिटल T, स्मॉल t तो था ही मल्टीप्लाइड, ये 5 ln 2 की वैल्यू 0.693, तो ये और ये कैंसल आउट और आपको आंसर मिलेगा स्मॉल t इक्वल टू 5 इंटू कैपिटल T ईयर। ये आंसर। ओके, तो अभी ये सेम प्रोसीजर ये जो बी पार्ट है उसके लिए करनी है। तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, हम इतना पार्ट है उसको कॉपी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है उसको यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं। ओके, सेम थिंग है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, 1% है तो 1 मैंने 100 कर दिया, यहाँ पे चला जाएगा 100, यहाँ पे रहेगा 10 टू पावर 10, सॉरी 10 टू पावर 2, 100 मतलब 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा ln 10। ठीक है, यहाँ से आगे 0.693 डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t इक्वल टू 2 इंटू ln 10 की जगह पे मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब log 10 की वैल्यू तो 1 है, तो 0.693 डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t इक्वल टू 2 इंटू 2.303 और log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मुझे स्मॉल t मिल सकता है, और स्मॉल t की वैल्यू क्या मिलेगी, चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है
646 मतलब 6.65 आप बोल सकते हो, और ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, तो ये दोनों केस है वो सॉल्व हो गए। इसके लिए शॉर्टकट भी है, बट वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको वो शॉर्टकट दिया नहीं है। ठीक है, तो इसी वे में आपको सॉल्यूशन करना होगा। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, बट कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। चलो 13.8 से स्टार्ट करते हैं। 13.8 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ मैंने डिटेल लिखी हुई है। तो वो क्वेश्चन में आपको कार्बन डेटिंग सिस्टम पढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कार्बन 6C14 आइसोटॉप है उसकी एक्टिविटी लिविंग बॉडी के अंदर 15 डीके पर मिनट होती है और उसका हाफ लाइफ टाइम है 5730 ईयर। किसी एक सैंपल में एक्टिविटी देखने को मिलती है 9 डीके पर मिनट, तो वो सैंपल की आपको एज निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला वही, R इक्वल टू R0 e⁻ इंटू टी। अब R की वैल्यू क्या है 9, R0 की वैल्यू क्या है 15 और e⁻ इंटू टी। चलो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो e⁻ इधर लेके आओ और ऊपर चढ़ा दो, तो पावर हो गया पॉजिटिव e⁻+λt इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 9। अब 15 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 1.6666। दोनों तरफ ln ले लो, दोनों तरफ ln लेते हैं तो लैम्बडा इंटू कैपिटल T ln E इक्वल टू ln 1.6666। ठीक है, चलो यहाँ पे लैम्बडा क्या होगा 0.693 डिवाइड बाई टॉ 1/2। स्मॉल t हमें निकालना है, ln E की वैल्यू है 1। यहाँ पे ln को log में कन्वर्ट करो, 2.303 इंटू लॉग 1.6666। अब यहाँ से स्मॉल t आप निकाल सकते हो, कैसे, तो टॉ 1/2 आपके पास है 5730 और log की वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। 1.6666 प्रेस करो कैलकुलेटर के अंदर, उसके बाद अंडर रूट दबाते जाओ, कितने टाइम्स 13 टाइम्स, उसके बाद -1 करो और इंटू 3558 करो और फिर इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके सामने आंसर होगा। ओके, लॉग का आंसर मिल जाए फिर उसको यहाँ पे रख दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जो ईयर्स है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 0.693 से आप डिवीजन ले लोगे। ठीक है, तो आपको ये स्मॉल t की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे ऐसा लगे तो डाउट के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो, ये हुआ 13.8, 13.9, 10 एंड 11 तीनों हमें एक साथ यहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 13.9 देखो, obtain the amount of cobalt 2760 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. The half life is given. ओके, तो आपको एक्टिविटी दी हुई है, कितनी है 8 मिलीक्यूरी। 8 मिलीक्यूरी, मिली मतलब 10⁻³ और क्यूरी मतलब 3.7 इंटू 10⁻10। ये कन्वर्ट हो गया बैक्वेरल में। ठीक है, अब आपको हाफ लाइफ टाइम भी दिया हुआ है,
टॉ वन ऑफ कितना दिया हुआ है 5.3 ईयर्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 5.3 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3.154 इंटू 10⁻7 सेकेंड, ठीक है। और आपको बोला गया है अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 60, मतलब कोबाल्ट 60 का मास कितना चाहिए वो आपको फाइंड करना है। अब देखो एकदम इजी है। सबसे पहले मोल कंसेप्ट पे आओ। मोल कंसेप्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, तो एक है n अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na और एक है m अपॉन m नॉट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, m अपॉन m नॉट इंटू Na, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अभी जो मेन हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे आओ। एक्टिविटी का फॉर्मूला R इक्वल टू लेमड़ा इंटू एन। तो R इक्वल टू लेमड़ा की जगह पे 0.693 डिवाइड बाई टॉ वन ऑफ एन की जगह पे इक्वेशन 1 से ले लो m अपॉन m नॉट इंटू Na, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए मास m, तो क्या करोगे R इंटू टॉ वन ऑफ इंटू m नॉट डिवाइड बाई 0.693 इंटू Na। m नॉट आपको दिया हुआ है, देखो ये ग्राम में ही लेना है क्योंकि हमने मोल कंसेप्ट यूज़ किया था। मोल कंसेप्ट में जो ये m नॉट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, क्लियर। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी ग्राम में ही मिलेगा। अब देखो r की वैल्यू है आपके पास, टॉ वन ऑफ v है, तो जितनी वैल्यू आपके पास है उसको हम यहाँ पे ये हाईलाइट कर देते हैं। एक तो r है आपके पास, टॉ वन ऑफ है, m नॉट भी तो है क्योंकि कोबाल्ट 60 का है तो 60 उसका मास हो गया, तो मोलिकुलर मास की जगह पे आप लिखोगे 60 ग्राम। Na एवोगैड्रो नंबर भी हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23। सभी की वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा ग्राम में। फिर अगर वही जो ग्राम में मिला है आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन 13.9 का। अभी देखते हैं 13.10। 13.10 देखो, द हाफ लाइफ ऑफ SR 3890 इज 28 years. What is the disintegration rate of 15 milligram of this isotope? डिसइंटीग्रेशन रेट आपको चाहिए, मतलब डीके रेट मतलब R। तो R इक्वल टू क्या करना है, लेमड़ा इंटू एन। लेमड़ा मिल जाएगा हाफ लाइफ टाइम से, एन की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए तो फिर से कहाँ पे आओगे, मोल कंसेप्ट पे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n अपॉन Na और m अपॉन m नॉट। ज़रूरत किसकी है, n की, तो m अपॉन m नॉट इंटू क्या कर दोगे Na। उसके बाद r इक्वल टू क्या करना है, लेमड़ा इंटू n। लेमड़ा की जगह पे 0.693 डिवाइड बाई टॉ वन ऑफ और यहाँ पे m डिवाइड बाई m नॉट इंटू Na। अब देखो यहाँ पे भी सारी वैल्यू आपके पास है। टॉ वन ऑफ आपको दिया हुआ है देखो 28 years। फिर ये मास आपको दिया हुआ है 15 मिलीग्राम है, तो ध्यान में रखना आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लगाना है। और m नॉट की वैल्यू तो वो यहाँ पे देखो, ये रहा मोलिकुलर मास कितना है 90 ग्राम पर मोल, और Na वो तो कांस्टेंट है 6.023 इंटू 10⁻23। इतना रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलो उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13.11 वो सॉल्व करते हैं। थर्टीन पॉइंट 11 में देखो, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई
ऑफ द गोल्ड आइसोटॉप एंड द सिल्वर आइसोटॉप। एकदम इजी है, आपको रेडियस निकालनी है गोल्ड की और सिल्वर के आइसोटॉप की। तो एटॉमिक मास नंबर किसका आएगा, गोल्ड का, डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर किसका आएगा, सिल्वर का। और फॉर्मूला क्या है वो तो आपको पता है, आर मतलब क्या है फॉर्मूला, R0 A⁴ नीचे भी आएगा R0 A⁴ बट यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे सिल्वर। अब ये R0 तो कैंसिल आउट क्योंकि दोनों के लिए कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। गोल्ड के लिए एटॉमिक मास नंबर कितना है 197 और सिल्वर के लिए 107। तो 197 एंड 107 का रेशियो ले लो, पावर दोनों की सेम थी तो मैंने एक साथ दे दी। तो 197 डिवाइड बाय 107 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.84, उसके बाद 112 समथिंग है। अब उसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे कैलकुलेटर में निकालना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या करोगे, ये 1.8411 प्रेस करोगे, उसके बाद अंडर रूट प्रेस करोगे, फिर इनटू, फिर 2 टाइम्स रूट, फिर इनटू, फिर 4 टाइम्स रूट, फिर इनटू, फिर 8 टाइम्स रूट और फिर इनटू और एक बार रूट। इक्वल टू मत दबाना, जैसे ही आपने लास्ट रूट दबाया आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर इक्वल टू दबाते हो तो उसके बाद फिर से वो रूट ले लेगा तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.13। 13.13 देखो, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड C11 डिकेज अकॉर्डिंग टू C11, उसमें से क्या बन रहा है 5B11, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है। पॉजिट्रॉन ऑलवेज याद रखना न्यूक्लियस से निकलेगा और उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। और यहाँ पे τ1 है 20.3 मिनट। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पॉजिट्रॉन इज, पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी रहती है 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन द मास वैल्यूज, चलो कार्बन का मास दिया हुआ है, बोरोन का मास दिया हुआ है। कैलकुलेट Q एंड कंपेयर इट विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन एमिटेड। Q निकालना है, एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा डेल्टा mc², या तो डेल्टा m अगर यूनिट में रख रहे हो तो इंटू 931.5, ताकि आपको एनर्जी मिल जाए डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा m सबसे पहले निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट डेल्टा m इक्वल टू, चलो मास में क्या चेंज आएगा, तो सबसे पहले मास किसका था कार्बन का, तो आप क्या करोगे मास ऑफ कार्बन, उसमें से क्या क्या बना, एक बना बोरोन तो उसमें से मास ऑफ बोरोन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बना ये पॉजिट्रॉन तो आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। ठीक है ना, बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से नोटिस करो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है न्यूक्लियस से। अब कार्बन एंड बोरोन में क्या चेंज आया वो समझो अच्छे से। कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5। बोरोन के पास देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। अगर यहाँ पे बात करो तो अब दोनों में चेंजेस क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलके कितना हो रहा है 11, यहाँ पे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके कितना हो रहा है 11। तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का मास कांस्टेंट है, जो भी चेंज हुआ है वो यहाँ पे पॉजिट्रॉन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो न्यूक्लियस के हिसाब से तो दोनों तरफ मास बैलेंस्ड है, बट आउटर ऑर्बिट चेक करो,
आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 5। तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से भी रिमूव हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करो तब 2 बार करो। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकला है न्यूक्लियस से, एक इलेक्ट्रॉन निकला है आउटर ऑर्बिट से। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा और अगर क्वेश्चन में कहीं पे कोई चेंजेस आ गए, ठीक है, तो आपको खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो सब्ट्रैक्ट होने वाला मास है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि कार्बन के मास में से बोरॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्ट करो, बट ये नहीं दिखाई दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन और कम हो रहा है कहाँ से, ऑर्बिट से। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दो। मास ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है 11.011434। मास ऑफ बोरोन आपको दिया हुआ है 11.009305 -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर ही दिया हुआ था 0.000548। चलो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्यू वैल्यू निकालनी है, तो क्यू वैल्यू के लिए डेल्टा एम इंटू 931.5 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब डेल्टा एम की वैल्यू डालो, यहाँ पे तो वैल्यू है हमारे पास 931.5, ये आंसर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्यू वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखो कंपेयर करना है उसकी एनर्जी को मैक्सिमम एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो के साथ, वो कितनी थी 0.960। आपको ये जो आंसर मिलने वाला है वो अप्रोक्सीमेट 0.962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अब सोचो टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है 0.962, उसमें से 0.960 अकेले किसकी एनर्जी बन रही है, न्यूट्रिनो की। तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो को दिखाना जरूरी। ठीक है, ये 13.13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13.15, द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में देखना ये कहना क्या चाहते हैं। ये आपका मेन न्यूक्लियस है, ये जो स्मॉल बी लिखा हुआ है वो आप बॉम्बार्ड कर रहे हो, मतलब उसके साथ कोलाइड करा रहे हो। फिर ये कैपिटल सी, ये डॉटर न्यूक्लियस है जो जनरेट हुआ है, और ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जो रिलीज हुआ है, इज डिफाइंड बाय। अब देखो ये तो हमें भी पता था Q इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या रहेगा, इन दोनों का मास है, उसमें से इन दोनों का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, where the mass is refer to the respective nuclei, determine from the given data Q value of following reaction and state whether the reaction are exothermic or endothermic। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो आपको निकालना है। तो एकदम इजी है। देखो इसके लिए क्या करोगे, तो Q इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे हम ये कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल्टा एम के लिए क्या करोगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1H1 प्लस क्या करोगे, मास ऑफ 1H3, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, इन दोनों का मास। तो 1H2 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2 इंटू 931.5, और ये आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इतना कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको ऊपर दिया हुआ है पहले ही, देखो यहाँ पे ये रहा, ये मास ऑफ 1H1 है और बाकी के मासेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो बस वो वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो समझो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो बता सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है। इसके लिए
ये टोटल मास इन दोनों का एडिशन कर दो और उसमें से इन दोनों का मास सब्ट्रैक्ट कर दो और इनटू कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक, और अगर नेगेटिव आए तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर एंडोथर्मिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13.16, suppose we think of fission of a 26 Fe56 nucleus into two equal fragments Al 13 28. Okay, is the fission energetically possible or not? Okay, argue by working out Q of the process. ओके, क्यों निकालना है 13.16 में यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या करना है, फिर से सेम वही प्रोसीजर, क्यू वैल्यू निकालो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कंडीशन ये है कि डेल्टा एम है वो यूनिट में होना चाहिए। अब डेल्टा एम के लिए क्या करोगे आप, मास ऑफ Fe माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि Fe है वो एल्यूमिनियम में डिवाइड हो रहा है और 2 टुकड़े बन रहे हैं। ओके, और इनटू कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का मास आपको दिया हुआ है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो Q वैल्यू, और Q वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो आपको यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, अप्रोक्सीमेट माइनस 26.902 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी बड़ी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, इज़ द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, तो आपको बोलना है नो। ठीक है, द फिशन इज़ नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली। ओके, क्योंकि Q वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, हीट आपको मिलेगी नहीं, आपको एक उल्टा देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी तक करते 13.17, द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ Pu 94-239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 92-235. The average energy released per fission is 180 mega electron volt. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms in 1 kilogram of pure Pu undergo fission? ओके, एकदम इजी है ये। तो आपको क्या करना है, सबकी पहले तो एक के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेनी है, और वो तो आपको ऑलरेडी दी हुई है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यही चेक करना है कि 1 किलोग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। नंबर ऑफ एटम चाहिए तो कहाँ पे जाओगे आप, मोल कंसेप्ट के पास। क्या करोगे, N/Na इक्वल टू M/m0। तो N इक्वल टू क्या करोगे, M/m0 इंटू Na। अब M की वैल्यू क्या है, तो गिवन मास कितना है देखो 1 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000। चलो ये मास कितना रहेगा 239, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो टोटल एनर्जी रिलीज ई टोटल इक्वल टू N इंटू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि पर फिशन कितनी मिलती थी एनर्जी 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स आपने काउंट कर लिए, इंटू 180 कर दो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, तो ये कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ 13.17 तक।
ओके 13.18 से अभी आगे बढ़ते हैं। थर्टीन पॉइंट एटीन में देखो 1000 मेगावाट फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years. How much uranium did it contain initially? Assume that the reactor operates 80% of time, that all energy or the energy generated arises from the fission of uranium, and that this nuclide is consumed only by fission process. यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा था टेक्स्ट बुक में से, तब हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था वहाँ पे कि एक यूरेनियम का अगर न्यूक्लियस है वो फिशन रिएक्शन में अपना हिस्सा लेता है तो वो कितनी एनर्जी देता है, अप्रोक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ईजी है। देखो अभी एनर्जी इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 1000 मेगावाट, तो ये 1000 मेगा मतलब 10⁶ वाट हुआ। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है हाफ लाइफ टाइम आप देख लो तो 5 ईयर, तो 5 ईयर में है ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 3.154 इंटू 10⁷, बट उसमें भी आपको बोला गया है कि टोटल टाइम तक ये ऑपरेट नहीं करता, ओनली 80% टाइम तक ऑपरेट करता है। तो वो टाइम का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा 80%, ठीक है। साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाता हूँ। तो यहाँ पे 5 इंटू 3.154 और इंटू 8 करना था मुझे, तो मुझे यहाँ पे मिला 126.16 इंटू 10⁻, कितना रहेगा 6 and 6 12 जूल। 6 + 3 9, 9 + 6 15 आएगा यहाँ पे। चलो 126.16 जूल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करना है, ये तो हमें मिली एनर्जी, ओके। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेटेड बाय कितने एटम से, 1 एटम। तो फिर हमें कितनी ज़रूरत है 126.16 इंटू 10⁻15 जूल एनर्जी है, वो कितने एटम से जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल सकता है नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा 126.16 इंटू 10⁻15 इंटू 1 डिवाइड बाई 200 मेगा है तो 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 ताकि जूल में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 126.16 डिवाइड बाय मुझे करना है 2 डिवाइड बाय करना है 1.6, तो ये मुझे मिला 39.425 इंटू 10⁻, ये 2 में ऐड कर दूँ तो 15 + 19 -6 -2 10⁻26, ये n मिल गया। अब n मिल गया तो मुझे मास मिल जाएगा, कैसे, मोल की हेल्प से। मोल का फॉर्मूला क्या, n/Na और m/m0। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा n/Na इंटू m0। अब n क्या मिला हमें 39.425 इंटू 10⁻26, 6.023 इंटू 10⁻23। और m0 क्या है यूरेनियम का, आपको क्या दिया हुआ है 235।
तो यहाँ पे रख देते हैं 235। तो 39.425 इंटू 235 डिवाइड बाय 6.023, ये आपको मिलेगा 1538। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1538। ये किलोग्राम में आएगा क्योंकि 10⁻³ बचता है ना, वो मैंने ये एक्चुअली देखो यहाँ पे इंटू 10⁻³ ये हुआ ग्राम, क्योंकि मोलार मास लिया था तो ग्राम पर मोल में होता है, और ग्राम को मैंने कन्वर्ट किया ये किलोग्राम। अब इसमें एक चीज़ है कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर हमने लिया है 6.023 और टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है ओनली 6, तो फिर वहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में ही कहीं पे मेंशन करके दिया जाए कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6 × 10⁻23 लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी तो हमें पता नहीं होगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। चलो अभी इनिशियल मास निकालना है। तो ये मास कौन सा था? ये मास था आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, क्योंकि हमने हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, देखो तो आधा हो चुका है ये, तो इनिशियली तो इससे डबल होगा ना, तो 2m होगा। तो 2 × 1538, 2 × 1538 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3076 किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 13.18 का। अभी 13.19, 20 एंड 21 बाकी है। 13.19 स्टार्ट करते हैं। 13.19 में दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज 1H2 + 1H2 = 2He3 + N + 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमें तो एनर्जी से मतलब है, और हमें ये पता चला कि 2 ड्यूटेरियम यूज होते हैं तब इतनी एनर्जी बनती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम निकालेंगे 2 किलोग्राम में कितनी होती है, 2 किलोग्राम में कितने ड्यूटेरियम होते हैं। तो नंबर निकालने के लिए कहाँ पे जाओगे? मॉल कंसेप्ट के पास। N/Na = M/m0। N मिल जाएगा, M/m0 × Na। 2 किलोग्राम दिया हुआ है, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करो तो 2000, और 1H2 है तो ड्यूटेरियम के लिए मास आएगा 2, और Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23। तो ये बन गया 6.023 × 10⁻6, ये N मिल गया। अब आप लिख सकते हो कि 2 1H2 न्यूक्लियस से आप एनर्जी कितनी बनाते हो? 2 1H2 न्यूक्लियस से आप एनर्जी बनाते हो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास तो इतने सारे हैं, 6.023 × 10⁻6 न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी बनेगी? तो वो एनर्जी हमें यहाँ पे मिल जाएगी 6.023 × 10⁻6 × 3.27 मेगा है तो 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10⁻19, ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो सके, और डिवाइड बाय 2, ये एनर्जी मिल गई। अभी तो एकदम इजी। आपको टाइम चाहिए, तो एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। देन टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? एनर्जी डिवाइड बाय पावर। एनर्जी की जो वैल्यू है उसके डिवाइड बाय पावर। 100 वॉट आपको दिया हुआ है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड में। फिर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। आपको जो आंसर दिया हुआ है वो है 4.9 × 10⁴ ईयर, मतलब अप्रोक्सीमेट 4,90,000 49,000 ईयर। ठीक है। हाँ, कंडीशन ये है कि उतने साल तक बल्ब काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती रहेगी। ठीक है।
13.20 से आगे बढ़ते हैं। 13.20 एकदम इजी 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 करके कितना पढ़ा दिया क्यों। कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूटेरॉन्स, और रेडियस आपको दी हुई है 2 फर्मी। तो देखो करना क्या है, ये एक ड्यूटेरॉन है समझ लो, ये दूसरा ड्यूटेरॉन है, और दोनों की रेडियस सेम है 2 फर्मी। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखने जाओ तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 इंटू रेडियस बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक रेडियस और ये भी एक रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस क्या है 2 फर्मी, तो ये कितना हो गया 4 फर्मी। और पोटेंशियल बैरियर मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्या मिलेगी आपको के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस D। अब K क्या है तो 9 इंटू 10 टू पावर 9। ड्यूटेरॉन के पास होता क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या रहेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो दूसरी बार भी क्या रहेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, और ये 4 फर्मी मतलब 10 टू पावर -15, जो भी आए वो आंसर। ये 13.20 का सॉल्यूशन हुआ। अब ये 13.21 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और आप कॉर्नर में देख सकते हो 8% बैटरी है, ठीक है, फटाफट फिनिश करते हैं। फ्रॉम द रिलेशन R इक्वल टू R0 8 टू पावर 1/3 where R0 is a constant and A is the mass number of nucleus, show that the nuclear matter density is nearly constant, nuclear matter density is nearly constant, आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो डेंसिटी के लिए आप क्या करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी रो के लिए मास अपॉन वॉल्यूम करोगे आप। मास मतलब क्या, एटॉमिक मास नंबर, ओके। मास मतलब क्या करोगे आप, एटॉमिक मास नंबर ए, और एटॉमिक मास नंबर इनटू समथिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूनिट को आप कन्वर्ट करना चाहोगे किलोग्राम में। तो एटॉमिक मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27, इससे ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। और वॉल्यूम क्या करोगे 4/3 πr³। अब ये एटॉमिक मास नंबर इंटू 1.60 इंटू 10 टू पावर -27, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और डिवाइड बाय 4/3 पाई, और r का फॉर्मूला R0 a⁻⁴ और पावर क्या रहेगा 3, क्योंकि हमें करना था रेडियस का क्यूब। अब ये 3 ऊपर जाएगा, a 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 डिवाइड बाय 4 पाई R0³ और a सिर्फ बचेगा, a कैंसल आउट हो गया, तो फिर ये पूरा जो टर्म है वो अभी बन गया कांस्टेंट, क्योंकि R0 खुद तो कांस्टेंट था ही। तो मतलब डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। देखो यहाँ पे 1.66 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर सपोज मैं बोलूँ 2He4, तो ये जो 4 है ना वो 4 यूनिट मास है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक ये जो मास ऑफ 1 यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, ग्राम में कन्वर्ट करते, तो भी कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी आने वाला है वो कांस्टेंट है। एक ही वेरिएबल था a, वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर न्यूक्लियर की जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।